गलवान में आपको पता है भारत की और चीन की सेनाएं आपस में भिड़ गई थी और 48 से ज़्यादा लगभग चीन के जो सैनिक हैं वो मारे गए थे, जिसको कि चीन ने उस समय एडमिट नहीं किया। लेकिन उन 48 के 48 का जो नाम लीक हुआ, वो नाम किस देश ने लीक किया था? वो रूस ने लीक किया। अगर डेप्सांग और डेमचौक अगर यहाँ पे अगर भारतीय सेनाएं अगर वहाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं और चीन की सेनाएं भी जहाँ तक पहले करती थी वहाँ तक कर रही हैं, तो 1 इंच जमीन जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 1 इंच जमीन भी नहीं गई, तो प्रधानमंत्री मोदी का दावा तो बिल्कुल सही साबित हो गया। और जिस समय भारत का और चीन का विवाद चल रहा था, उस समय राहुल गांधी सपरिवार चीनी राजदूत से मिलने चाइनीज एम्बेसी क्यों गए थे? आज तक बताया उन्होंने? 1984 के दंगों पे आज तक माफी नहीं मांगी, खेद जता दिया कि हाँ हमें अफसोस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो इस समिट में जो इंडिया ने और रशिया ने मिलकर किया है ना, वो अमेरिका को उसकी औकात दिखाई है। रूस इराक नहीं है, इंडिया लीबिया नहीं है, चाइना सीरिया नहीं है। आप इतने बड़े बड़े इकोनॉमीज को, इतने बड़े बड़े देशों को, इतने बड़े बड़े मिलिट्री पावर्स को आप अपनी दादागिरी से नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, अगर ये आपस में ट्रेड करती हैं तो एक नई करेंसी बने जिसको कहेंगे यूनिट। ये अमेरिका के लिए नाइटमेयर है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। स्क्रीन पे फ्लैश करता हुआ QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि आप वही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए हुए हैं, आप सभी को पता है। कजान में आप न्यूज़ में पिछले 1-2 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग भी हो चुकी है। और जो सारे देश इकट्ठा हुए हैं ब्रिक्स के, उन सब को लेकर के एक वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में एक बवाल सा मचा हुआ है। और एक जो अमेरिकन हेजेमनी थी, अलग अलग मीडिया इस बात को कह रहा है कि वो वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज किया जा रहा है। और पुतिन ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात की और प्रधानमंत्री को कोट करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी को कोट करते हुए कहा कि वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी की बोली हुई एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने कहा था कि जो ब्रिक्स है वो एंटी वेस्ट नहीं है, बस वो नॉन वेस्ट है। यानी कि वो पश्चिमी देशों के खिलाफ नहीं है, बस बिना पश्चिमी देशों के बना हुआ एक संगठन है। Indian Prime Minister Narendra Modi said a very good phrase. He said recently that BRICS is not anti-Western, it's just non-Western. This is very important. It makes a lot of sense. So BRICS is not opposing anybody. It is simply an association of states that work together on the basis of common values and a common vision of development. एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति पुतिन जो है ना, वो पश्चिमी देशों को मुंह चिढ़ा रहे हैं वहाँ बैठ करके। और आपको पता ही होगा कि ये जो सारे के सारे देश इकट्ठा हुए हैं, इनमें सारे मजे ले रहे हैं। बेसिकली हम वो पूरी डिटेल आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरीके से जो है चाइना, इंडिया, रशिया, ये सारे के सारे वहाँ बैठ करके हंसी ठिठोली कर रहे हैं। और इंडिया ने चाइना के साथ भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको भी इंडिया ने एक हद तक रिजॉल्व कर लिया है और डिसएंगेजमेंट हो गई है। और 2020 के पहले की जो स्थिति थी, जो जहाँ तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी वहाँ तक अब भारतीय सेना पेट्रोलिंग करेगी, और जहाँ तक चीन की सेना पेट्रोलिंग करती थी वहाँ तक चीन की सेना पेट्रोलिंग करेगी। और इसके ऊपर दोनों ही देशों के विदेश मंत्रालयों का अपना अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को इस देश से अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आपको अगर याद होगा तो जिस समय लद्दाख में ये सारा का सारा बवाल चल रहा था 2020 में, गलवान में आपको पता है भारत की और चीन की सेनाएं आपस में भिड़ गई थी। और उसमें जो है कि 20 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनमें से कि एक कर्नल भी थे। और 48 से ज़्यादा लगभग चीन के जो सैनिक हैं वो मारे गए थे, जिसको कि चीन ने उस समय एडमिट नहीं किया। लेकिन उन 48 के 48 का जो नाम लीक हुआ, वो नाम किस देश ने लीक किया था? वो रूस ने लीक किया था। रूस ने भारत को दिया था कि ये 48 सैनिक हैं। वो KGB ने, जो मतलब अब तो वो KGB नहीं रही, लेकिन जो रूस की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उन्होंने वो 48 नाम और उनकी जो ग्रेव्स थी, जो उनकी कब्रें थी, उनकी फ़ोटो खींच करके भारतीय एजेंसियों को दी और भारतीय सरकार को दी। और ये पुष्टि हुई कि चीन के 48 सैनिक मारे गए थे। और हमारे यहाँ बैठे हुए भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस समय चीन का समर्थन कर रहे थे और चीन की वकालत कर रहे थे और चीन का जो क्लेम था, चीन के जो दावे थे, उनको सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। और जिनमें से कि सरे फहरिस्त
जो सबसे ऊपर जो नंबर था वो राहुल गांधी का था, और राहुल गांधी कह रहे थे कि 24,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो भारत की, वो चीन ने कब्जा कर ली है। और एक भारतीय जनता पार्टी के भी पुराने नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बोला, और वो अभी तक बोल रहे हैं, आज रिसेंटली भी उनका एक बयान आया है कि जो भारत जो है वो रूस की तरह चाइना का एक सैटेलाइट स्टेट बन गया है। तो सबसे पहली बात तो मतलब कहते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो आपके सभी दावे गलत साबित हुए हैं। आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अगर डेप्सांग और डेमचौक, अगर ये दो कंटेंशन पॉइंट थे और ये दोनों रिजॉल्व हो गए, ठीक है, अगर डेप्सांग और डेमचौक, अगर यहाँ पे अगर भारतीय सेनाएं अगर वहाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं और चीन की सेनाएं भी जहाँ तक पहले करती थी वहाँ तक कर रही हैं, तो 1 इंच जमीन जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 1 इंच जमीन भी नहीं गई, तो प्रधानमंत्री मोदी का दावा तो बिल्कुल सही साबित हो गया। चीन भी मान चुका है इस चीज को, लेकिन ये जो चीन के बैठे हुए यहाँ पे जो लोग हैं, जो वो मानने को तैयार नहीं है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को, एडमिट करने को तैयार नहीं है। अब वो चीन के दबाव में नहीं कर रहे या अमेरिका के दबाव में नहीं कर रहे, किसके दबाव नहीं कर रहे मैं नहीं जानता। राहुल गांधी किसकी बैटिंग कर रहे हैं, चीन की कर रहे हैं या अमेरिका की कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन कम से कम माफी तो मांग ले कि हाँ मैंने झूठ बोला इस देश के सामने, मैं विपक्ष का नेता हूं, विपक्षी दल का नेता होने के बावजूद मैं संसद में भी झूठ बोलता हूं, मैं मीडिया में भी झूठ बोलता हूं, मैं ट्विटर के ऊपर भी झूठ बोलता हूं, मैं रैलियों में भी झूठ बोलता हूं। तो राहुल गांधी सच भी बोलते हैं कभी, ये तो बताना चाहिए उनको, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कुछ और ही कहानी बता रहा है। दिन के 15-15, 20-20 ट्वीट चाइनीज प्रोपेगेंडा पुल करने वाले, और जिस समय भारत का और चीन का विवाद चल रहा था उस समय राहुल गांधी सपरिवार चीनी राजदूत से मिलने चाइनीज एम्बेसी क्यों गए थे, आज तक बताया उन्होंने? और सिर्फ वहां गए नहीं, वहां गए भी और वहां जाके फोटो भी खिंचाई सब परिवार, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा, इनके भांजे रेहान, अच्छा वो रेहान वाड्रा नहीं है, वो रेहान गांधी है। ये कैसे, ये कौन सी जेनेटिक साइंस चलती है इनके परिवार में, वो भगवान ही जानता है। वो सब के सब एक पूरा खानदान जो है गांधी का, ये पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का पूरा खानदान पहुंचा हुआ था चीनी राजदूत से मिलने उनकी एम्बेसी में। वहां पे पहुंचे तो वहां पे क्या बात हुई आज तक इन्होंने गृह मंत्रालय को नहीं बताया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है आज तक भारत में किसी को नहीं पता, आज तक उस डॉक्यूमेंट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह आरोप लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उस चुनाव में रूस ने हस्तक्षेप किया था अमेरिकन चुनावों में, वो आज तक साबित नहीं हो पाए और सारे के सारे बेसलेस एलिगेशंस थे। लेकिन अमेरिकन मीडिया खा गई डोनाल्ड ट्रंप को उसके 4 साल की प्रेसिडेंसी के दौरान। इवन उसके बाद तक जो पिछले 4 साल जो बाइडेन की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें भी उसको उसी चीज के लिए एक्यूज करते रहे, आज तक कर रहे हैं, जबकि कोर्ट्स में कुछ नहीं साबित हुआ कि रूस का कहीं कोई हस्तक्षेप रहा हो या रूस ने या व्लादिमीर पुतिन ने कहीं कोई इन्फ्लुएंस किया हो। इंडिया में मेन अपोजिशन पार्टी का लीडर लोकसभा में विपक्ष का नेता चीन के एम्बेसी जाता है और नियम यह कहता है कि आप कोई भी, जो भी विपक्ष का नेता हो या सत्ताधीश पार्टी का भी कोई नेता हो, अगर वो जाता है किसी दूसरे देश के एम्बेसडर से मिलता है या उनके किसी मंत्री से मिलता है या उनकी एम्बेसी जाता है, तो ये प्रोटोकॉल है कि वो आए और आकर के गृह मंत्रालय में अपना स्टेटमेंट दे कि मैं वहां गया था मिलने, वहां मेरी उनसे इन 10 मुद्दों पे ये बातें हुई। ये प्रोटोकॉल है। जरूरी नहीं है कि आप अपना सब कुछ सच ही बताएं। ज्यादातर लोग जो जाते हैं वो उनको जितना जरूरी समझ में आता है उतनी चीजें बता लेते हैं, बाकी वो नहीं बताते। लेकिन नियम का पालन हर कोई करता है। लेकिन ये परिवार जो है, राहुल गांधी तो युवराज है ना, वो तो राजा है इस देश के। नेहरू जी थे, वो भी इस देश के राजा थे, फिर इंदिरा जी भी देश की रानी थी, फिर उसके बाद राजीव जी भी राजा थे, संजय जी भी राजा थे, उनकी माता जी सोनिया जी भी जो है महारानी है, वो खुद भी राजा है, युवराज है इस देश के। वो तो ये देश को तो वो ओन करते हैं ना, ये देश उनके बाप की जागीर है।
वो नहीं बताएंगे। उन्होंने नहीं बताया, आज तक नहीं गए गृह मंत्रालय बताने कि हमारी क्या बात हुई क्या नहीं हुई। आज तक उन्होंने जाकर के गृह मंत्रालय में वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। आज तक कैमरे पे आकर के ये भी नहीं कहा कि नहीं ऐसा हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, आज तक हमने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है, उसको डिनाई भी नहीं किया आज तक। नहीं करेंगे, उनके बाप का राज है इस देश में, क्या कर लोगे। तो उन्होंने बैठ करके दिन भर में 15-15 ट्वीट करते थे, झूठ बोलते थे कि चीन इतना घुस गया, चीन ने इतना कब्जा कर लिया। और कल मैं इंडिया टीवी की एक डिबेट में था, कॉफ़ी पे कुरुक्षेत्र नाम का एक प्रोग्राम आता है, उसमें मैं कल शाम को बैठा हुआ था। मैं था, प्रदीप जी थे, सौरभ शर्मा जी थे जो मीडिएट करते हैं पूरा प्रोग्राम, और मेजर जनरल के सिन्हा भी थे। तो वहाँ पे भी मैंने यही बात की। मैंने कहा कि आप सोचिए कि 15-15, 20-20 ट्वीट करने वाले राहुल जी आज अभी तक एक सिंगल ट्वीट नहीं किया उन्होंने कि माफी नहीं, खेद ही जता दिया। जैसे 1984 के दंगों पे आज तक माफी नहीं मांगी, खेद जता दिया कि हाँ हमें अफसोस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माफी नहीं मांगी कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई, हमने इतने सिखों को मारा, इतनी सिख औरतों का बलात्कार किया, हमने इतने सिखों को जिंदा जलाया, गलों में टायर डाल के जलाया, उसके लिए माफी आज तक नहीं मांगी। खेद जता देते हैं, अफसोस कर लेते हैं कि हाँ हमें अफसोस है कि हम ये कर गए। तो वो खेद भी नहीं जताना। अब आ जाते हैं, खैर ये तो पुराने पापी है, ये तो उन्हें सुधरेंगे ना, इनका कुछ हो सकता है। बट अब जब ये ब्रिक्स का जो समिट चल रहा है, ये ब्रिक्स के समिट में इंडिया ने और रशिया ने मिल करके वेस्टर्न जो प्रोपेगेंडा था, जो वेस्टर्न हेजेमनी थी, जो एक अमेरिकन जो दादागिरी है, दुनिया के अंदर दादागिरी है। मैं इन डेटा में नहीं जाता कि ब्रिक्स के जितने देश हैं वो दुनिया की 35% अर्थव्यवस्था है, इतने % आबादी है, वो सब बेकार की बातें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैं बताऊं, जो इस समिट में जो इंडिया ने और रशिया ने मिलकर किया है ना, वो अमेरिका को उसकी औकात दिखाई है। अमेरिका का नैरेटिव पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा क्या चल रहा था, रूस अलग थलग पड़ गया है, यूक्रेन के ऊपर रूस से कोई बात नहीं करता, दुनिया में बिल्कुल आइसोलेट हो गया है रूस। हुआ क्या, ब्रिक्स समिट हुई और एक एक मेंबर देश के हर एक राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे। उसके बाद इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उसका प्राइम मिनिस्टर पहुंचा, और सिर्फ पहुंचे नहीं है, वहां पहुंचे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, खाने खा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जोक्स क्रैक कर रहे हैं वहां पे। यानी एक तरीके से अमेरिका को मुंह चढ़ा रहे हैं वहां बैठ के। पुतिन को इतना खुश आपने, मतलब पिछले 50 साल में जितने लोगों ने पुतिन को ऑब्जर्व किया, किसी ने पुतिन को इतना हंसते हुए नहीं देखा होगा, इतना खुश नहीं देखा होगा जितना वो पुतिन इस ब्रिक्स की समिट में खुश है, क्योंकि उसने औकात नाप दी। उसने कहा तुम ये यूक्रेन कर करके तुम दुनिया भर में हमारे, भाई अमेरिकन दादागिरी क्या है, डॉलर है, क्योंकि दुनिया का सारा ट्रेड, दुनिया की सारी करेंसी जो सारी चलती हैं दुनिया में, जो अमेरिका की जो सबसे बड़ी जो दादागिरी है वो क्या है भाई, ग्लोबल ट्रेड तो डॉलर में होती है। उसने क्या किया, उसने, पुतिन ने प्रपोज कर दिया कि यार डॉलर जो है ना, हमको इसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। और इससे पहले डॉलर का अल्टरनेट 2 और लोग ढूंढ चुके हैं, एक का नाम था सद्दाम हुसैन और एक का नाम था मुअम्मर गद्दाफी। सबसे पहले सद्दाम हुसैन ने कहा कि डॉलर में ट्रेड नहीं करनी, हमें कोई और करेंसी, हम अरब वर्ल्ड की एक सिंगल करेंसी बनाते हैं। या मुअम्मर गद्दाफी ने कहा कि हम एक एफ्रो अरब वर्ल्ड करके और एक एशियन कंट्रीज को मिला करके इन सब के साथ हम एक सिंगल करेंसी बनाते हैं और हम उसमें ट्रेड करते हैं। क्या हुआ दोनों के साथ, झूठ के बेसिस पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसका जो आज तक नहीं मिले बाय द वे, ना इराक में मिले ना लिबिया में मिले। लिबिया दुनिया में इलीगल आर्म्स का सबसे बड़ा मार्केट बन गया। आज की डेट में आपको टैंक चाहिए, आपको एंटी शिप मिसाइल चाहिए, आपको कहते हैं चांद से लेकर के धरती तक जितनी चीजें हैं इलीगल, आपको जो चाहिए सब लिबिया में अब मिल जाएंगी आपको। लेकिन उस समय वहां पे कुछ भी नहीं था, लेकिन दोनों देशों को F-16 पहुंचे, डेमोक्रेसी की, भाई अमेरिकन डेमोक्रेसी आ रही है और अमेरिकन डेमोक्रेसी तो F-16 पे आती है। वो आई लोड होकर के, और इराक का हाल देख लीजिए और लिबिया का हाल देख लीजिए आप। लेकिन रूस इराक नहीं है, इंडिया लिबिया नहीं है, चाइना सीरिया नहीं है। आप इतने बड़े बड़े इकोनॉमीज को, इतने बड़े बड़े देशों को, इतने बड़े बड़े मिलिट्री पावर्स को आप अपनी दादागिरी से नहीं कंट्रोल कर सकते। अमेरिका के आप इनकी नीचता देखिए क्या करते हैं। अब आपने फॉरेन रिजर्व रखा हुआ है,
जैसे इंडिया है ना, इंडिया बोलती है कि हमारा फॉरेन रिजर्व अब $600 बिलियन का हो गया, अब $650 बिलियन का हो गया। दुनिया में जितने भी देश हैं वो अपना फॉरेन रिजर्व दिखा करके अपनी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और इकोनॉमी की मजबूती शो करते हैं। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका, डॉलर तो उनकी करेंसी है, उनको पैसे खर्च करने होते, मशीन अपने यहाँ लगी हुई है, छाप दो, $10 बिलियन और छाप दो, $50 बिलियन और छाप दो। $37 ट्रिलियन का कर्ज है अमेरिका के ऊपर, $37 ट्रिलियन का कर्ज है। लेकिन क्योंकि डॉलर हम छापते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छापते जा रहे हैं। उससे होता क्या है कि इंडिया जैसी जो देश है, मान लीजिए इंडिया का अगर जो फॉरेन रिजर्व है अगर $600 बिलियन का है, तो उसकी वैल्यू जो है, जब ज़्यादा डॉलर छापने लग जाते हैं तो यहाँ पे जो हमने डॉलर रखे हुए हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज करने लग जाती है। और अमेरिका ये धंधा करता है। और इसी तरीके से वो ग्लोबल जो स्विफ्ट सिस्टम बनाया हुआ है बैंकिंग के लिए, वो स्विफ्ट सिस्टम को उठा करके आपको बाहर फेंक देते हैं, जैसे रूस के साथ किया। रूस जो है, आप जितने भी लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो लोग यूट्यूब चलाते हैं, उनको पता है कि आप जब भी आप अपना बैंक डिटेल वगैरह यूट्यूब में देते हैं रेवेन्यू के लिए, तो उसमें स्विफ्ट कोड मांगता है कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। ये स्विफ्ट कोड क्या होता है? हर बैंक का और हर ब्रांच का एक यूनिक स्विफ्ट कोड है, पूरी दुनिया में बनाया हुआ है। वो अमेरिकन कंट्रोल्ड सिस्टम है, उस सिस्टम को अमेरिका कंट्रोल करता है। दुनिया में जितने भी बैंक्स हैं, जो भाई ईरान और रूस को हटा दीजिए जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, बाकी सारे जितने भी दुनिया के बैंक्स और उनकी ब्रांचेस हैं, उन सबके जो स्विफ्ट कोड हैं, वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में रहता है। तो अमेरिका ने क्या किया, जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो $600 अरब का, $600 बिलियन का फॉरेन रिजर्व था रूस का। उसमें से $300 बिलियन रूस ने अमेरिकन और यूरोपियन बैंक्स में रखे हुए थे। ये $300 हमने रशियन बैंक्स में रखे, ये $300 हमने वहां रखे। तो जो रशियन फॉरेन रिजर्व $300 बिलियन का जो अमेरिकन और यूरोपियन बैंक्स में रखा हुआ था, वो हड़प कर गए। वो कहते भैया ये तो अब हमारा हो गया, हम देंगे नहीं तुमको, जाओ, तुम तो वॉर क्राइम कर रहे हो, अरे तुमने तो हमला कर दिया है, अब ये $300 भूल जाओ। रूसियों का पैसा, रूस की सरकार का पैसा, खुद का कमाया हुआ रख लिया कि नहीं देंगे, जाओ, क्या कर लोगे, हमारे बैंक है, हम कंट्रोल करते हैं, नहीं देंगे। उसके बाद जो $300 अरब जो रूस के पास, रूस के अंदर जो बैंक्स में पड़े हुए थे, उन बैंक्स को स्विफ्ट कोड से हटा दिया। स्विफ्ट के सिस्टम से सारे रशियन बैंक्स को उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो कंट्रोल उनके पास है। अब वो जो $300 बिलियन हैं, वो वहां से किसी दूसरे देश में जा नहीं सकते, क्योंकि आप स्विफ्ट नेटवर्क से तो आप बाहर हो गए। तो इस तरह की जो नीचता की हरकतें अमेरिका करता है और दादागिरी करता है, उसको लेकर के उन्होंने कहा, पुतिन ने, कि हम एक हमारा अर्थशास्त्री बैठ जाए और एक चाइनीज अर्थशास्त्री बैठ जाए, और दोनों बैठ करके आपस में ये डिस्कस कर लें कि एक जो नया सिस्टम बनना है, ये नया सिस्टम कैसे बन सकता है। तो दो अर्थशास्त्री बैठे, एक चाइनीज और एक रशियन, उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि अगर जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, अगर ये आपस में ट्रेड करती हैं, तो एक नई करेंसी बने जिसको कहेंगे यूनिट। डॉलर, रूपी, रूबल, ये सब नहीं, उसको कहेंगे यूनिट। अब उस यूनिट का जो वैल्यूएशन है, जैसे $1 में $82 है, या $1 में $84 है भारतीय, तो एक यूनिट में कितने रुपए होगा, एक यूनिट में कितने युवान होंगे, एक यूनिट में कितना दिरहम होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो उसकी तैयारी चल रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए सोफिस्टिकेटेड, जो कि बिल्कुल डॉलर के बराबर ही हमारी जो करेंसीज हैं उनका वैल्यूएशन कर सके। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा नाइटमेयर है। इसके लिए अमेरिका ने इराक और लीबिया जैसे देश तबाह कर दिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, डॉलर के अलावा कोई और करेंसी में दो देश आपस में ट्रेड ना करें, या 2, 4, 5, 10 देशों के बीच में कोई यूनिफाइंग करेंसी, नॉन डॉलर करेंसी ना आ जाए। अब आप सोचिए, और ये कर कौन से देश रहे हैं? चाइना जैसे, इंडिया जैसे, रूस जैसे। ये अमेरिका के लिए लैंगले वर्जीनिया में बैठे हुए जो CIA के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए नाइटमेयर है, उनके लिए नाइटमेयर है ये, अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है, जो कि मुझे जहां तक लगता है कि हो जाएगी। अमेरिका इंडिया से बार बार कह रहा है कि क्वाड को मिलिटराइज करो। क्वाड है ना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका।
कि इसको मिलिटराइज किया जाए, इसका एक मिलिट्री अलायंस बनाया जाए। इंडिया ने कहा नहीं, कितनी चीन तुम्हें खा जाएगा। इंडिया कहता है हमें चीन से लड़ना है, हम लड़ लेंगे, तुम्हारा क्या जाता है, हमें चीन से लड़ना है। हमने उनको 1967 में भी जो है उनको धूल चटाई है, रेजांगला में पतलूने उतार उतार के भागे थे और एक इंच जमीन ले नहीं पाए थे। हमने इनको उस समय में सबक सिखाया। 62 में भी हम इनको सिखा रहे थे, लेकिन 62 में इस देश के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, जिन्होंने कहा कि अक्साई चीन में तो घास भी नहीं उगती, वो जमीन लेके हमें करना क्या है। और इंडियन एयरफोर्स जो कि चाइनीज एयरफोर्स से 10 गुना ज़्यादा एडवांस थी, मॉडर्न थी, उसको भेजने तक से मना कर दिया। अगर इंडियन एयरफोर्स चली गई होती तो आज अक्साई चीन आपके पास होता, क्योंकि चीन के पास उस समय एयरफोर्स नहीं थी, इंडिया के पास एयरफोर्स थी। और नेहरू जी ने कहा नहीं 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 नहीं, हम एयरफोर्स नहीं भेजेंगे। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश में अगर नेहरू जैसा प्रधानमंत्री आज होता और सोशल मीडिया होता तो उसको गद्दारी की सजा जो है लाल किले पे फांसी देकर लोग चढ़ा देते कि इतना बड़ा लैंड मास तुमने खो दिया और तुमने एयरफोर्स नहीं भेजी। इस देश में लोग कपड़े नोच लेते नेहरू के, उसको जिंदा नहीं छोड़ती इस देश की जनता। लेकिन नहीं, ठीक है, उसको चाचा नेहरू बना दे, उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया, इतना प्रोपेगेंडा फैला दिया कि यार उससे बड़ा तो स्टेट्समैन ही कोई पैदा नहीं हुआ। भाई राहुल गांधी जैसे प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं पैदा होते, कहीं ना कहीं उनकी रूट्स नेहरू से निकलेंगी, तब जाके राहुल गांधी जैसे लोग आएंगे इस देश में। और आज भी देख लीजिए, अमेरिका को देखिए, आज ये चाहे पन्नू को लेकर के हो, जिसमें कि मैंने उसके ऊपर आपके साथ वीडियो भी किया था कि NSA अजीत डोवाल, फॉर्मर रॉ चीफ सामंत गोयल और भारत के जो अन्य अधिकारी हैं, इनके ऊपर जो वहाँ पे कोर्ट में जो इंडाइटमेंट हो रही है, इनका नाम लेकर के जो है इनको कन्विक्ट किया जा रहा है, इनके खिलाफ मुकदमे चलाए जा रहे हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसीलिए किया जा रहा है बिकॉज रूस जाने से मना नहीं किया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं मैं जाऊंगा। उनका बहुत प्रेशर था कि इंडिया ना जाए, कि नहीं जाएंगे, तो वो भी हुआ। जगमीत सिंह कनाडा में जो है वहाँ पार्लियामेंट में जो है कमेटी बना रहा है। उसने ट्वीट भी किया था कि मैं कमेटी बना रहा हूँ कि भारतीय जो इंटरफेरेंस है कनाडा के अंदर उसकी जांच की जा सके, और वो जो कमेटी है वो पार्लियामेंट के द्वारा, कैनेडियन पार्लियामेंट के द्वारा एम्पावर्ड हो। ये उसने किया। ये वहां से चल रहा है तो क्यों चल रहा है? इसी वजह से चल रहा है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कि भाई वो रूस काजान गए क्यों। कैसे ही अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर मना कर देते ना कि हाँ ठीक है मैं कजान नहीं जाऊंगा, मैं ब्रिक्स के समिट में नहीं जाऊंगा, डॉक्टर जयशंकर को भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब बवाल नहीं होता अमेरिका में। ये बेसिकली आपका हाथ मरोड़ा जा रहा है। तेजस फाइटर जेट के इंजन जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक से हम खरीदते हैं। इंडिया ने पूरी पेमेंट कर दी अमेरिका को, एक एक इंजन की पेमेंट कर चुका है, 1 भी रुपया बकाया नहीं है, लेकिन डिलीवरी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कि आप रूस के साथ संबंध खत्म नहीं कर रहे हैं। यार हमको सस्ता तेल वहां से मिल रहा है, 45% इंडिया इस समय आज की डेट में तेल रूस से खरीदता है। तो क्यों खरीद रहा है? हमको वहां सस्ता मिल रहा है तेल। हमको हमारी अर्थव्यवस्था देखनी है। हमारे यहाँ गरीब लोग रहते हैं। अगर हम महंगा तेल खरीदेंगे, अगर हम सऊदी अरब से, कतर से, यहाँ वहाँ से जा करके या हम अमेरिका से तेल खरीदते हैं, अमेरिका कहता है हमसे खरीद लो, हम दे देते हैं तुमको तेल, तो आप रूस के दाम पे देंगे क्या तेल हमको? आप तो नहीं देंगे, तो हम रूस से ले रहे हैं। हमारे जो गांव में गरीब आदमी रहता है, जो अपनी सब्जियां जो रोज सुबह काट करके शहर ले जाकर बेचता है, जिस गाड़ी पर रख के ले जाता है वो गाड़ी डीजल से चलती है। वो डीजल आज उसको 100 रुपये लीटर मिल रहा है, तो उस सब्जी का रेट मार्केट में 15 रुपये या 20 रुपये पे है। हम आपसे तेल खरीदेंगे, वो तेल हमको 150 रुपये का बेचना पड़ेगा। जब हम 150 का बेचेगा तो वही सब्जी जो 20 रुपये में बिक रही है वो 30 रुपये में बिकनी शुरू हो जाएगी। खेती के लिए जो जनरेटर यूज होता है वो जनरेटर डीजल से चलता है। तो जो दाल उगाने के लिए जो पानी सप्लाई कर रहा है उसका जो खर्च आ रहा है, अगर वो मान लीजिए 500 रुपये आ रहा है, हम आपसे लेंगे, वो 750 आ जाएगा। मार्केट में जाकर वो चीज़ 1350 1400 की बिकेगी। कंज्यूमर को उसको 1700 1800 में खरीदना पड़ेगा। तो हमें अपने लोगों का तो सोचना है ना, लेकिन अमेरिका का ये इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका कहता है तुम्हारे लोग भूखे मरते हैं, मरे, तुम तो वैसे भी 3rd क्लास ब्राउन लोग हो, तुम्हें तो जिंदा रहना भी नहीं चाहिए। हमारे साथ पिछले 100 200 300 साल में इन्होंने क्या किया है? बंगाल फैमिन आप देख लीजिए, दुनिया का जो सबसे फेमस है। World War I में सप्लाई जाएगी, गेहूं गोदाम में रखे रखे सड़ जाए,
गेहूं वॉर रिजर्व्स में पड़ा हुआ है, जनता खाए बिना मर रही है, वो सूखे कंकाल बने हुए लोग। गोरा आदमी जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहा था, या गोरा आदमी जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब लंदन के ऊपर बम गिर रहे थे, जर्मनी जब बॉम्बिंग कर रहा था लंदन शहर के ऊपर, तो बॉम्ब शेल्टर्स में रहने वाले गोरों के लिए ये सारे के सारे अनाज भारत से उठा के वहां भेज दिया जा रहा था। और जो लोग वो अनाज उगाते थे, चाहे वो बिहार के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे साउथ इंडिया के हो, चाहे नॉर्थ इंडिया के हो, कहीं के भी हो, वो खाए बिना मर गए। उनकी बॉडीज जो है कि वो एक तस्वीर बहुत फेमस आपने देखी होगी कि वो बच्चा जो है वो मर रहा है और गिद्ध जो है बैठ के उसको देख रहा है कि कब ये मरे तो मैं इसको खाऊं। तो गोरे आदमी की मेंटालिटी ये है, उसके लिए आप जिंदा और मुर्दा बराबर है, और मुर्दा आपको वो प्रिफर करते हैं कि अगर आप मर जाए तो ज़रा बेटर है। 200-300 साल से आपके साथ वही कर रहे हैं काम, और तो कोई काम किया नहीं इन्होंने। तो वो ये आज भी वही एटीट्यूड है। लेकिन अब भारत में नेतृत्व तो बदल गया है। अब भारत में इनको गलतफहमी ये है ना कि अभी तक ये उस वाइस रॉय के जो एक नशा था ना, उससे वो बाहर नहीं आए हैं। वो भारत छोड़ के गए हैं, लेकिन वो उनके भारत जो विकसित भारत जो विकास करता हुआ भारत है, वो उनके सीने पे मतलब सांप लौटने जैसा है कि जिस देश पे हम रूल करते थे, जहां पे हम ये दावे करते थे कि अगर हम ना होते तो ये तो मतलब इनको तो कुछ भी नहीं था, इनके पास ट्रेन भी नहीं होती, इनके पास प्लेन भी नहीं होता, इनके पास फलाना भी नहीं होता, ठिकाना भी नहीं होता, कुछ नहीं होता इनके पास, और ये तो जंगली गंवार लोग थे, इनको तो हमने जाके वहां सभ्य किया है। और ये गलतफहमी भारत में आक्रमण करने वाले सबको रही है, मुगलों को रही है, जो ऐसे ऐसी जगहों से आए हैं जिन देशों में सुबह धोने को पानी नहीं है, वो भारतीयों को आके बताते हैं कि हमने आपको बिरयानी दी। बिरयानी वहां आज तक नहीं बन रही, लेकिन यहाँ पे जो उनकी नाजायज औलादें हैं वो बताते हैं कि बिरयानी हम वहां से लेके आए थे। पूरे अफगानिस्तान में, पूरे उज्बेकिस्तान में बिरयानी आज नहीं बनती, वहां पुलाव बनता है। लेकिन यहाँ पे पूछिए, जो पंचर सटा रहा है वो बताएगा बिरयानी हम ही लाए हैं। ताजमहल जैसी एक बिल्डिंग पूरे अफगानिस्तान में नहीं है, लाल किले जैसी एक बिल्डिंग अरब वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन आपको बताएंगे कि सब हमने दिया है। लेबर यहाँ का, इमारत यहाँ की, रॉ मटेरियल यहाँ का, पैसा यहाँ के लोगों का, टैक्स सब कुछ यहीं का, बनाने वाले यहीं के, और दिया किसने है? अरब ने दिया है, तो अफगान ने दिया है, तो उज़्बेक ने दिया है। ये भी बड़ी बात है। यही सिमिलर डिल्यूजन जो है अंग्रेजों को भी है। हम ना होते तो ये तो पता नहीं क्या करते। 1500 साल पुराने, 2000 साल पुराने मंदिर नहीं दिखाई देते। वो आज तक शोध का विषय है कि ये 2000 साल पहले इतनी ऊंची इमारत बनी कैसे। लेकिन आपको ज्ञान देंगे कि सब ये भी हमने किया है, वो भी हमने किया है, और उस चीज़ की टीस उनको भी है कि वापस भारत मिल जाए लूटने खसोटने को। ये टीस दूसरे वालों को भी है कि वापस मिल जाए। ये स्वतंत्र होकर निर्णय कैसे कर रहे हैं, इनकी इतनी औकात कैसे हो गई। पहले तो हम इनको सिनेमा हॉल में तो हम ये लिखवा देते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब ये इंडियंस हमारे सामने खड़े होकर के सीना ताने कहते हैं कि तुम जाओ भाड़ में, हम जाएंगे रशिया। तो ये तो नहीं बर्दाश्त हो सकता। तो ये सारे प्रपंच किए जा रहे हैं, और राहुल गांधी माफ़ी मांग लें, बेहतर है। लेकिन नहीं भी मानेंगे तो कम से कम हमारे देश में रहने वालों को कम से कम इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये किस प्रकार का नेतृत्व है, किस प्रकार के नेता है। देश के साथ गद्दारी तक करने को तैयार है, सेना का मोराल गिराने को तैयार है। कहते हैं 24,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो है चीन खा गया है। ये बिना ये सोचे कि यार हमारे देश की जो सेना है उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, कि मतलब सेना के रहते हुए 24,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चली गई, और सेना ने जो है मतलब सेना ने छोड़ दिया वो ज़मीन। मतलब सेना हमारी क्या कायर सेना है, क्या बुज़दिल है भारतीय सेना? नहीं सोचते ये सब। क्यों? कि अपनी राजनीति, हमारी सत्ता, देश जाए भाड़ में। देश का बंटवारा करके सत्ता मिलती है, देश का बंटवारा करके सत्ता लेंगे। देश को तोड़ के सत्ता मिलती है, देश को तोड़ के सत्ता लेंगे, लेकिन सत्ता ज़रूर लेंगे, उस पर समझौता नहीं करेंगे। आप आज सभी आज के कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड ज़रूर स्कैन कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।